खान से मिलने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कहीं न कहीं जो है सपा ने कहीं टांग अड़ाने की कोशिश करी और उनको जाने से मना कर दिया। जब उनका दिल दुखा करने लगे हम नहीं मिलेंगे। क्या लगता है गठबंधन का जो कार्य था वो कहीं न कहीं रोकने का काम कर रहे हैं, चाहे हम सपा की बात करें, चाहे कहीं न कहीं बीजेपी की बात करें। दिल दुखेगा तो कार्यकर्ता कहीं न कहीं बिछड़ते नजर आएंगे। एक कांग्रेस ने एक पहल करी थी गठबंधन को और मजबूत करने की। गठबंधन कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है और उसकी भी बात कहीं न कहीं सपा ही जिम्मेदार नजर आ रही है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इस गठबंधन के अंदर खटास क्यों। सर, एक अभी मामला सामने आया कि जो है अजय राय मिलने जा रहे थे जेल में आजम खान से, कहीं न कहीं उनको रोका गया। सपा ने कुछ ऐसी टिप्पणी बातें कही जिससे जो है कहीं न कहीं वो जाना उन्होंने रोक दिया। क्या लगता है कि इस गठबंधन को कहीं न कहीं जो आगे बढ़ाने की कोशिश करे उसको रोका जा रहा है? देखिए, सपा ने रोका नहीं। अजय राय जी सीधे जेल तक गए, इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वहां के डीएम का, वहां के एसपी को, वहां के जो प्रोटोकॉल के जो सारे सिस्टम है, अब पीसीसी का जो इस घटना में जो पीसीसी के पत्राचार की भूमिका है, ये काफी काबिले गौर है। मैं उस भूमिका का भी प्रशंसा करता हूं। और दूसरी बात ये है कि आपने एक सवाल कहा कि आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। तो आजम खान साहब मिलने से मना कर दिया। अब रह गया सवाल कि हम कोई भी व्यक्ति जेल में जा सकता है। ठीक है, अजय राय जी सपा में नहीं है। अजय राय पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वो जेल नहीं जा रहे थे। एक प्रदेश का नेता होने के नाते, एक प्रदेश के इंसानियत के मापदंड पर उनको लगा कि जिस आदमी से कोई मिलने नहीं जा रहा है, जिस आदमी के बगल में कोई फोटो नहीं खिंचवा रहा है, जिस आदमी का प्रदेश का कोई दल का नेता बात नहीं कर रहा है, उस दौर में एक कांग्रेस पार्टी का यूपी का अध्यक्ष अगर आजम खान साहब के यहाँ जा रहा है, उनसे मिलने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन ये कह रही है कि साहब आजम खान साहब मिलना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन ने ये नहीं बताया कि आजम खान अगर कहे होते तो आजम खान असेंबली का मेंबर रहे, आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों के मंत्री रहे। आजम खान 2 लाइन अजय राय जी के नाम से लिख करके दे दिए होते जेलर को कि साहब मैं आपसे नहीं मिलूंगा, बात खत्म हो गई होती। लेकिन आजम खान साहब ने कोई इस तरह की बात नहीं की। यहाँ प्रशासन आधा घंटा पहले तक अजय राय जी को अगर इतना मना कर दिए थे तो आपको पहले इतना पीसीसी को कर देना चाहिए था कि आजम खान साहब आप आ रहे हैं, कृपया आप अपना प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए, आजम खान आपसे मिलने से इंसानियत के तौर मिलने जा रहे कि राजनीति में क्यों की जा रही है? देखिए, राजनीति और कोई नहीं कर रहा है। राजनीति सपा के प्लेटफार्म से राजनीति नहीं हो रही है, बीजेपी कर रही है, और राजनीति कांग्रेस के प्लेटफार्म से नहीं हो रही है। लेकिन अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। ये सारा बकवास की साजिश, ये सारा सिस्टम का प्लानिंग एक भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित खंडयंत्र का ये हिस्सा माना जाना चाहिए पॉलिटिकल परिधि में। और ये टोटल क्लियर बात है कि अजय राय वो कांग्रेस के नेता नहीं थे। आजम खान उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, सपा के कदावर नेता थे, और आजम खान से मिलने एक इंसानियत होने के नाते, एक मानवता के तहत अजय राय जी को मैं बधाई देता हूं कि अजय राय जब सपा के नेता के लिए जेल पर चढ़ सकते हैं तो वैसा कमांडर को पूरा प्रदेश गला लगाने को तैयार है, पूरा देश गला लगाने को तैयार है कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर नेता है जिसके पास ये जज्बा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के इमरजेंसी के काल में थाना तक एक दूसरे दल के नेता से मिलने जाता है। मैं आपके चैनल से कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर अजय राय को उनकी
पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और अपने समर्थकों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ कि ईश्वर उनके जज्बा को इसी तरह कायम रखे कि इन काफिरों को 2024 में हिंदुस्तान में नस्ताबूद करके ये जहां से आए हैं 2014 में वहां पहुंचा दिया जाए। यही आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद। कहा जा रहा है कि आजम खान को से मिलने के लिए बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है रोकने के लिए। देखिए, अभी पहले इनकी लैंग्वेज सुनिए। ये काफिर बता रहे हैं, इनके लिए जो सत्ता में बैठे हैं सब काफिर हैं। अब आजम खां से वो नहीं मिले तो उनका मैटर बीजेपी का है। अखिलेश यादव गठबंधन तोड़ दे तो बीजेपी तो आ रही है। गठबंधन कहीं खटास तो नहीं पड़ रही है कहीं? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि सभी को सत्ता चाहिए, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 5 साल तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी बनेंगे। फिर वही चेहरा? बिल्कुल। तो घड़ी घड़ी दाल जो है घर वाले बना कर देते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं? देखिए, दाल तो आदमी खाता है, उसमें प्रोटीन मिलती है अरहर की दाल में। मगर रोज घर में दाल मिलने लगे तो अम्मा पर जो आफत आ जाती है। अरे क्या हाँ, तुमने फिर दाल पका दी? नहीं 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 नहीं। तो दाल की बात नहीं, जनता प्रधानमंत्री बना रही है। उसके बाद देखिए, दाल तो जनता की बात करें, प्याज भी महंगी हो गई। प्याज मोदी जी फैक्ट्री नहीं लगाए हैं, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है ना। होती है तो उसके लिए देखा जाएगा। दूसरी चीज, प्याज में देखा जाएगा। देखिए, ये प्याज महंगी हो गई है। प्याज मोदी जी थोड़ी पैदा करते हैं। हाँ, प्याज किसान पैदा करता है, अब प्याज फिर तैयार हो जाएगी। मोदी जी लगाते हैं। ठीक है, रुकिए। फायदा किसान करता है, बता रहे प्याज, दाल, आटा, चावल, और रेट मोदी जी लगाते हैं। प्याज की बात ना कीजिए, जो जनता के मुद्दों की बात होती है वो कहते हैं ये लोग ना कीजिए। अपने मुद्दों की, मन की बात सुनिए। प्याज ना मोदी जी पैदा करते हैं, ठीक है? न प्याज मोदी जी पैदा करते हैं, न किसान पैदा करता है, अडानी पैदा कर रहे हैं, जो स्टॉक करके जो है टाइम टाइम पर रेट बढ़ाते और घटाते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन की तो मार ढेरी रहता जनता, मगर फिर आज प्याज फिर 70 रुपए किलो हो गई। देखिए, सब जगह अडानी आ जाते हैं, सब जगह अडानी आ जाते हैं। यही कांग्रेस अडानी को चोर कह रही है, और वही राजस्थान और कर्नाटक में उन्हीं का पावर प्लांट लगा है। अभी अडानी पर आ गए। ये पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे बारसदी का। लगाओ, बीजेपी से टिकट हाँ, नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले था, लेकिन अब नहीं, छोड़ दिया वो बात। टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। टिकट की बात नहीं, जो देश बेचा जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है यार। टिकट से क्या मतलब है? पूरा देश बेच रहे हो, लूट रहे हो, और गुजरात जा रहे हो। अगर टिकट मिल जाता पार्षदी का तो ये ट्रेन नहीं बेचते। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चले गए बीजेपी में? क्या टिकट देने के लिए बुलाया था उन्होंने, या ऐसे मंत्रालय का मंत्री बनाने के लिए कहा था जिसमें हमारे जहाजे नहीं है, मंत्री बना दिया उसका? मगर हालात तो ऐसे नजर आ रहे हैं, बीजेपी सारे खेल करने के बाद भी 2024 में आ रही है। अरे आ नहीं रही है भाई, जो लड़ाई हो रही है, आप प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई गरीबी, शिक्षा, बेरोजगार की समस्याओं पर हो रही है, परेशानियों पर हो रही है। परेशानियों के खिलाफ जनता लड़ने जा रही है। लड़ाई गरीबी की नहीं, समझे? 90%। अब हम लोग जो है, जो टाइम पर आषाढ़ के महीने में मेढक आते हैं टर टर वाले ना, वो आए, उनको सुन लिया। अब 11 महीने लिए उनको विदा करो फिर से। मोदी जी के 9 सालों में वो काम किया है कभी किसी सरकार नहीं हुई। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। कहा भाई महंगाई उन्हें बढ़ा दी, किसी सरकार ने किया। बेरोजगारी लगाई, मोदी जी निकाल के दे दी। इनके सरकार में सरकार ने किया, इनके सरकार में बेरोजगार। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उनके 4 मित्र विदेश भाग गए। पैसा सरकार दिया था, इन्हीं की सरकार ने दिया। नौकरियां क्यों नहीं? नौजवान बेकार हो चुका सर। हाँ, कौन कह रहा है नौजवान बेकार है? देश में है कितनी भैया? ये सरकारी आंकड़ा बताइए कितनी नौकरियां हैं? पहले आंकड़े में नौकरियां नहीं थी। तो पहले थी, जब रिटायर होंगे तभी, जब पोस्ट खाली होगी तभी बैठाया जाएगा, पहले बैठा दो। मोदी ने तैयारी की, बाकी सरकारों ने तैयारी कर ली कि हम पेंशन नहीं देंगे, इसीलिए सरकार ने पेंशन नहीं देंगे। हाँ, पेंशन नहीं देना चाहिए, पेंशन खत्म कर, पेंशन खत्म करना। जैसे बुजुर्ग जो है, ये बताइए 50 क्यों ले रहा है? प्रधानमंत्री बनने के बाद
पेंशन। आर्मी जो सेना बॉर्डर पर शहीद हुआ राहुल गांधी छोड़े ना पेंशन, राहुल गांधी छोड़े संसद। हाँ, जो सेना शहीद हो बॉर्डर पे उसका पेंशन नहीं है, और कुर्सी बैठ के काजू खाने वाले को पेंशन है, प्रधानमंत्री को कहाँ का नियम है? प्रधानमंत्री कश्मीर है, तो ये प्रधानमंत्री देश का मुखिया है। अब ये कह रहे हैं कि सेना को पेंशन नहीं मिल रही, इनसे पूछे कहाँ जो है कुछ सेना को पेंशन नहीं मिल रहा है, वाले को दे रहे हो आप। अग्निवीर सबसे बड़ी बात ये अग्निवीर वालों की जो पेंशन जो है कहीं न कहीं बुजुर्गों की जो है लापरवाही उनकी मौतों का कारण बन रही है, पेंशन नहीं मिल रही। देखिए, पेंशन तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, एनपीएस ओपीएस दोनों बंद कर देना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। ये भारत में किसी भी व्यक्ति को पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको पूरा पैसा हर महीने तनख्वाह प्राइवेट कंपनियों की तरह दे दो, वो ले जाए, चाहे कमाए, चाहे बचाओ, चाहे भीख मांगे, चाहे जो मर्जी का वो करे। ये उसके सिद्धांत पर कर दीजिए। क्या आपको कह रहे नौकरी भी खत्म होना चाहिए? जब नौकरी नहीं होगी तो पेंशन भी नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, हमारे पास प्रोग्राम है, कोई करे इस बात को। मैं कह रहा हूँ सरकार भारत में जितने भारत, अरे मैं सरकार में ना था और ना पार्टी का किसी सदस्य हूँ यहाँ पूरे भारत में। आप पार्टी के सदस्य हो सकते हो, मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं। हमारा प्लान ये कहना है गवर्नमेंट से कि 20 साल या 60 साल की नौकरी आप सबको दे दो। 20 साल अधिकतम नौकरी होनी चाहिए। 40 पर पाओ तो 60 में रिटायर हो जाएगा, 15 पर पाएगा तो 35 में रिटायर हो जाएगा। तो इससे रोजगार मिलता रहेगा लोगों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 8,000 10,000 पर संविदा कर्मी नौकरी कर रहा है तो आप 70,000 2 लाख 4 लाख आईएएस को क्यों दे रहे हो? उसको भी 10,000 के आईएएस बना दो, क्यों नहीं आप दे सकते भाई? आप करो ना। एक विधायक को, एक एमपी को इतना सारा फंड दिया जाता है, अलाउंसेस दिया जाता है आपका जो है क्षेत्रीय भत्ता कौन विधायक कौन एमपी क्षेत्र में जाके वो पैसा खर्च करता है, उसका क्यों नहीं हिसाब देता हो? क्यों नहीं नियम लाया जाता इस बात को कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा, जहाँ खर्च किया उसका बिल वाउचर लगाना होगा, तब हम आपको पेमेंट करेंगे, रियम्बर्स करेंगे। सरकार ने फिर 8 साल के लिए नौकरी जो है फौज में देने के लिए कोशिश करी है, फिर जनता चिल्ला रही है। क्या सरकार ने 8 साल की नौकरी 8 साल नहीं 4 साल की बात करी है उन्होंने। 8 साल हो गए, 8 साल कर दिया है तो हम कह रहे हैं 8 साल क्यों करो, 20 करो ना। आप ऐसे बीच में ला रहे हो ना, वो पढ़ सकता है, 17 साल की उम्र में आता है, 17 से आप लाओगे अगर या 21 के बीच में आप लोगे 4 साल के अंदर, वो आदमी जब 20 साल 22 साल का हो जाएगा तो ना एजुकेशन प्राप्त कर सकता, हाई स्कूल में होगा, इंटर में होगा, उसके बाद एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा वो, तो क्या उसमें एजुकेशन 8 साल में हमें दे दोगे आप? और 8 साल बाद हमको सिपाही के पद से निकाल दोगे, उसके बाद कहोगे चपरासी की भर्ती होगी, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप पहले पॉलिसी तैयार करो ना भाई, आप पॉलिसी की बात ही नहीं करते हो। फिर कहोगे कि हमें चपरासी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और आप उसको हाई स्कूल इंटर में नौकरी लेकर के 8 साल बाद लगाए। जवानों का भविष्य जो है कंपनियों के हाथों में चला गया, सरकार से हट। हम तो कह रहे हैं पूरा प्राइवेट लिमिटेड कर दो ना, हम लोगों को प्राइवेट लिमिटेड विधायक एमपी बनने दो, इंटरव्यू लो हमारा, क्या इलेक्शन करा रहे हो भाई? हमको प्राइवेट लिमिटेड में आने दो, पूरा लोकसभा विधानसभा में कर दो प्राइवेट। प्राइवेट कर दिया जाए, कैसे देखें? बिल्कुल, चूंकि अर्थव्यवस्था सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा भ्रष्टाचार इस देश को, उनके साथ ऐसा नहीं, बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं तो छोटे कर्मचारी कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, मान भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार तो कम हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं होगा, समझिए। इतनी जल्दी आप सोचे कोई खत्म नहीं हुआ। 1 मिनट और बताओ। हाँ, अब आप हम उदाहरण दे रहा हूँ, आज प्राइवेट स्कूल में लोग काहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आप सरकारी स्कूल में 5 अध्यापक हैं, 10 बच्चे नहीं, और उनकी तनख्वाह कितनी जा रही? 3.5 लाख रुपया। किसी के 60,000 65,000 से खाले नहीं, और 80 वही बता। तो ये इससे 80,000 में एक स्कूल में 4 अध्यापक पढ़ाएंगे, 80,000 में यहाँ, और वो अच्छा पढ़ाएंगे। ये जो सरकारी जो ये है कि सरकारी नौकरी पा जाओ, कहाँ बड़े लोग सरकारी नौकरी दौड़ रहे हैं कि उसमें हरामखोरी करना है, फुकट के लूटना है, वहाँ चले जाएंगे। अब आप बताइए 10,000 वाले काम नहीं चल रहा, 80,000 रुपया जो कर्मचारी पा रहा वो चिल्ला रहा सड़क पे है कि हमारा काम नहीं। अब बताइए 10,000 वाला कहाँ चला जाएगा? जो 10,000 कमा रहा, 5,000 कमा रहा, उसका काम नहीं, 80,000 वाले वो ठीक कह रहे हैं। 10 साल की सरकार है, अगर ये चाहती है तो 10 साल में बहुमत में क्यों नहीं ला देती है? क्यों नहीं इस बात को खत्म कर देती है कि हम जो है अब एनजीओ को पैसा दिया जाता है? क्यों एनजीओ को पैसा देते हो भाई? आप कहते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कहते हैं नाम वो क्या बोलते हैं उसका, गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो। आप प्राइवेट को पैसा देते हो, इसलिए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं,
नेताओं के हैं, अधिकारियों के हैं, किसी गरीब आदमी का पता तो है स्कूल क्या प्राइवेट? आप क्यों नहीं शरोत लगा दिए एनजीओ पर, और एनजीओ पे पैसे पर टैक्स लगा दीजिए। जब नियम है इनकम टैक्स नियम में कि 80% उसको जनता के हितों पर खर्च करना होगा, एनजीओ को कौन खर्च करता है? सर कंपनी खर्च करता है एनजीओ पर। नौजवानों का भविष्य कंपनियों के हाथ में, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सरकार की नीयत खराब हो चुकी है। सरकार जो है मानव तस्करी कर रही है, कंपनियों के माध्यम से लगा रही है और उनका शोषण हो रहा है। अगर एकदम मानव तस्करी जब ठेकेदार को देते हैं, उस ठेकेदार हम लोगों को बेचता है, यानी हमारे बेटों को, हम लोगों को जो भी नौकरी चाहेगा उनको जो है 10,000 या 12,000 सरकार देगी तो वो 8,000 देंगे। नंबर एक बात, हमारे भाई साहब ने जो कहा कि भ्रष्टाचार है, उन्होंने स्वीकार किया, सच्चाई है। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अभी तक रुका नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन कहीं उस पर अमल नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये हम सहमत हैं। और दूसरी बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, एकदम नहीं दे सकती सरकार, लेकिन जो MP MLA की सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। सीट क्यों बढ़ा रहे हैं भैया? इनसे काम चला सकते हैं। अभी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे सुनते हैं लोकसभा में 800 के करीब जो है सांसद बनाए जाएंगे और विधानसभा में भी लगभग कुछ बढ़ाए जाएंगे, 700 750। तो ये गलत है। आप लोग नियत साफ करके काम करिए। जितने MLA MP हैं, इनके निधियों की जांच कराइए। किसके स्कूल में दिए पैसा? ये अपने भाई के स्कूल में दिए, अपने बहनोई के स्कूल में दिए, अपने मौसी के लड़के के स्कूल में वो पैसा दिए? इसका जांच होना चाहिए। जैसे बिल बाउचर, और ये स्कूल बनवाए कि उससे पहले स्कूल बन चुका था, केवल जो एक पत्थर सिलापट लग गया और 50। इनके यहाँ 4-4 फॉर्चूनर कहाँ से आ रही हैं? इनका लखनऊ में भी घर है, नोएडा गाजियाबाद में भी घर है, नैनीताल में भी घर है। इनके लड़के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसी तरह IAS, IPS, DCS, PPS जितने हैं, सबकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। इनकी जांच करके इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। चूंकि अधिकारी लोग अपना पैसा जब नौकरी पर जाते हैं तो शायद घोषणा करते हैं कि हमारे पास है संपत्ति, उसी तरह माननीय विधायक लोग भी तो देते हैं। इतनी जल्दी इनका पैसा कैसे बढ़ रहा है? और इनकी संपत्ति का विधिवत जांच हो, ये कहाँ जा रहा, पैसा कहाँ से आ रहा और कहाँ खर्च हो रहा है, तब जाके देश में विकास होगा। और नहीं तो ये भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के लिए अभिशाप है। न प्रदेश का विकास होगा, न देश का विकास होगा। जनता कराहती रहेगी। जनता के पैसे से कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं। हवाई जहाज उतर ही नहीं रहे, लगातार हवाई जहाज से चल रहे हैं और जनता बेबस लाचार है, परेशान है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, सारे लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जैसे अडानी अंबानी हुए, मेहुल चौकसी हुए और विजय माल्या हुए और नीरव मोदी हुए, ललित मोदी हुए, ये सब हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया देश का लेके भाग गए। और हमारे चौकीदार जो देखते रह गए। और हम लोग सोचते थे कि जब कहते थे मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, मैं सोचता था ये चैतन्य चौकीदार है, जागरूक चौकीदार हैं, सजग वाले चौकीदार हैं। लेकिन ये क्या किए? ये सब लुटवा के बैठ गए हैं और कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार है। ये कैसे चौकीदार हैं? इन्हें मैं कैसा चौकीदार मानूं कि ये तो दूसरे को कहते थे कि वो फला भ्रष्टाचारी हैं, फला उसके सहयोगी हैं, फला उनको पोषक है, फला उनके गोद में पल रहा है। लेकिन आपके गोद में, यानी आप सरकार में थे, आप मुस्तैदी से चौकीदारी कर रहे थे, जागरूक चौकीदार थे, तब कैसे ये लोग लुटेरे लेके भाग गए पैसा? इसका जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। 135 करोड़ जनता के सामने आके जवाब देना चाहिए कि कैसे लेके भाग गए। ये नैतिक जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री जी के। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप कहते थे कि भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, उनकी संपत्ति जब्त होगी। अजीत पवार जी क्या है? अजीत पवार जी को आप ले आके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जबकि उनकी जगह जेल होनी चाहिए थी, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए थी। ऐसे शुभेंद्र अधिकारी सुनता हूँ, उन्होंने कहा था उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए। उन्हें कहा था कि अपना साथ अपना विकास, वो अपना ही तो विकास कर रहे हैं भैया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो कुछ चंद भ्रष्टाचारियों का विकास करा रहे हैं और ये चंद भ्रष्टाचारियों का जो है विश्वास ले रहे हैं। उसमें तमाम जो है 99.8% जनता बेहाल है, बेबस है, लाचार है, परेशान है। केवल 0.2% उनसे खुश है, जो कि मालामाल हो रहे हैं इनके राज्य में, इनके शासनकाल में। और ये सबसे बड़ा हैरत की बात मुझे तब लगती है, ये गरीब के बेटे थे, बेबस लाचार के बेटे थे, चाय बेचने वाले के बेटे थे, चाय स्वयं भी बेचा था।
इनमें कितना बदलाव आया कि बेबस जनता की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा, केवल पूंजीपतियों की तरफ ध्यान जा रहा है। उनका पैसा चंद दिनों में कैसे इतना तगड़ा बढ़ गया और गरीब जो है किसान और परेशान हो रहा है। और वही ये तीन प्रधानमंत्रियों के गोद में खेला है, पला पढ़ा है, और वो आदमी दिल परिवर्तित हुआ, वो जनता के बीच में जा रहा, गरीब जनता की सुख दुख की खबर ले रहा, उन बेबस लाचारों के दिल पे जाके पूछ रहा कि भैया कितनी परेशानी कैसे है। वो रोपाई वाले खेत में जा रहे हैं, जहाँ गेहूं कटाई वाला खेत है वहाँ जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि धूप में कितना है, बरसात में कितनी वो है परेशानी है, वो सोच रहे हैं। तो इसलिए जनता का रुझान अब जो है राहुल गांधी की तरफ बढ़ता जा रहा है। चूंकि उनका हृदय परिवर्तित हुआ, मैं भी नहीं मानता था राहुल गांधी को कि वो राजघराने के हैं, तीन प्रधानमंत्रियों को गोद में खेले, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है, जनता उनको स्वीकार कर रही है, चूंकि जनता के बीच में जा रहे हैं। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो हमने पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया था, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, तो तर्क करते हैं, जब आलोचना विवेचना समालोचना करते हैं, जब मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और विवेकी ज्ञान से उसको परखते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आता है कि जो मेरे बीच से गरीबी बेबसी लाचारी से गया, वो हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है, गरीब जनता की सुध नहीं ले रहा, वो हवाई जहाज उतर ही नहीं रहा है, रोज अपना केवल जो पता नहीं कहते इमेज चमकाने में लगा हुआ है। और एक आदमी जो बहुत ज्यादा यानी तीन प्रधानमंत्री, मुझको लगता है कि कितनों कम तो 30-35 साल उनके गोद में खेला होगा, उसका बड़ा हृदय परिवर्तित हुआ। तो ये अच्छी बात है कि नेताओं का हृदय परिवर्तित होना चाहिए, जनता की गरीबी बेबसी लाचारी सोचना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, और सरकार जन कल्याणकारी होना चाहिए, सरकार व्यापारी नहीं होना चाहिए जो जनता को खून चूस रही है उस पर व्यापार कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं जनता क्यों लाचार है, देश के प्रधानमंत्री के नीतियों से परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं लेखपाल पकड़ा जा रहा तो कोई थानेदार पकड़ा जा रहा तो कहीं फलाने पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इक्के दुक्के पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने एक चीज और कहा था कि गुंडा बदमाश जेल में होगा या तो प्रदेश से बाहर होगा। और एक सरकार की नीतियां है, आप सुने होंगे, जीरो टॉलरेंस, और वो टॉप 10 अपराधी हर जिले में टॉप 10 की लिस्ट बनी है, तो 750 अपराधी तो लिखा पढ़ी में है टॉप 10 में। तो आप केवल चंद लोगों का भी अति की वजह से लोगों को तो मिटा तो दिया, बस एक मिनट 1-2 ने अभी 750 बचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कब उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, कब उनको जेल भेजेंगे? बुलडोजर न चलाइए तो अच्छी बात है, उनकी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करिए और गरीबों को उनके संपत्ति पे बसाइए, तब जो है नैतिक न्याय होगा, तब आपकी जय जयकार होगी, तब जनता आपको हाथों हाथ लेगी। यानी कि दो ही अपराधी थे बस भैया, वही तो कह रहा हूँ, 2 अपराधी 3 अपराधी 4 अपराधी छोड़ दीजिए, 750 तो लिखा पढ़ी में है। टॉप 10 अपराधी, तो टॉप 10 अपराधी 75 जिलों में बने हैं, उनको क्यों अभी तक राहत दी गई है? अब सरकार को पूरा 5 साल हो और 1 साल 6 साल हो गई, अब इनको उनका संपत्ति जब्त करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। ये क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? सुनिए, जात पात और पार्टी सारे चीजों को त्याग करके इनको जो है जेल भेजना चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त तो करनी चाहिए, तब प्रदेश और देश का विकास होगा और तब जाके जनता खुश होगी। वही लोग सरकार चौकीदारी का ट्री मुसीबत में फंस रही, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देश की जनता भरपूर सहयोग कर चुकी। ये लोग वही लोग हैं जो हमेशा देश के साथ, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया और लूटा ये पार्टियों ने, और अब उसका टीकरा फोड़ रहे हो कि माननीय मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने तो देश को रास्ते पे लाने का काम किया, भ्रष्टाचार कम हो रहा, जो अब बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं अब कह रहे हैं कि नीरव मोदी भाग गए। अरे सुब्रत राय सहारा ने क्या किया था? वो तो छोटे छोटे जनता का पैसा लेकर के वो बैठा हुआ किसकी सरकार में था, आज उसको आज उसको इसी सरकार ने लिया है। और जब लड़ाई ये तो सरकार मोदी जी आए घोटाला नहीं क्या बात करेंगे, ये कॉमन हेल्थ को घोटाला नहीं बात करेंगे और ये पालन घोटाला नहीं बात करेंगे। काम हो रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है और दलाली बंद हो चुकी है, इनकी दलाली बंद हो गई, यही बहुजन समाज पार्टी हल्ला उठा रहे हैं।
देश की जनता 2024 थाना तहसील मिला के सुने जाते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हो रहा कि थाना तहसील मिला के सुने जाते। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं? किसान का बच्चा किसान इसलिए नहीं हो पा रहा है, मजबूरी में तो रह ही रहा है। किसान को असल में कोई कुछ देता नहीं है, और किसान के घर पर आने वाला जीव जंतु भूत प्रेत से ले करके बड़े बड़े आदमखोर लोगों तक को भोजन उपलब्ध कराता है, मेहनत करता है साहब, अपने बीवी बच्चों का गहना पेट पर्दा काट करके गहना बेच करके खेती करता है। प्रकृति की मार आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी जो है बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के नाम पर 1200-1500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है। बताइए उसको आप क्या देते हैं? सरकार, अरे यार बोलो तुम, सरकार की बात पर जो है वैसा इंश्योरेंस बहुत पहले चल रहा है, मैंने कहा नहीं चल रहा है, लेकिन 1200-1500 रुपये जो आदमी 15,000 20,000 रुपये लगाए उसको 1200-1500 रुपये आप देते हैं, फिर भी वो अपनी मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है। कोई चाय वाला भी अगर खाना खाएगा रात को, चाय से पेट नहीं भरता है साहब, अनाज से पेट भरता है। और मोदी जी ने चाय बेची थी, उन्हें चेंज कर दिया है जी, पहले चाय बेचते थे, अपनी चेंज तो कर दिया है। अब चाय भाई उन्होंने बेची कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर मोदी जी ने चाय रेलवे में बेची थी तो या तो कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर होगा तो गरीब नहीं होगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहे होंगे तो जो आज कर रहे हैं वही वाले रहे होंगे, यानी चोरी करने वाले लोग रहे होंगे। ये उन्होंने कहा मेहनत करी, मेहनत कभी किसी की जो रंग डालती एक नहीं थी, अब उनकी रंग ला रही है। तो चाय का रंग तो नहीं ला रही ना यार, चाय का रंग तो जो था वही रह गया, उसमें चेंज नहीं हुआ। मोदी के कपड़े का रंग चेंज हुआ है, यदि शक्कर ज्यादा, शक्कर ज्यादा, शक्कर नहीं हो गई। वो दूध की जो मलाई निकली थी ना, दूध की मलाई के नाम पर जो चाय में डालते थे वो नकली, वो वैसलीन डाला करते थे और मलाई अपने लिए लगाया करते थे। जैसे सरकारें बदली हैं, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है गाँव जो है शहरों में तब्दील हो गई। हाँ तो क्या कारण है? अब आप देख लीजिए, चले जाइए गांव में पाइप लाने पानी वाली पड़ रही, धीरे धीरे होगा। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, और बात आपने कह दी किसान तबाह बर्बाद हो रहा है। नहीं किसान तबाह, गलत नहीं, सरकार की पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसानों के लिए ही 2,000 रुपया हर तीसरे महीना साल में 6,000 रुपया ये नरेंद्र मोदी ने ही किया था कि किसानों की कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, नहीं तो 1,000 की DAP 4 बोरी DAP मिल जाएगी, नहीं कुछ होगा। सरकार ने दिया, सरकार बराबर खाते में दे रही, अब ये नहीं कि किसी के हाथ में जाएगा और सबके पास जाएगा। 1200 की DAP 50 किलो मिलती थी, उसको इन्होंने 2500 कर दिया और 5 किलो से वजन घटा दिया। 50 किलो से 5 किलो वजन घटा दिया, 45 किलो की बोरी कर दी। सरकार की क्या नीतियाँ रही है जो किसानों के लिए अच्छा हुआ है? देखो भैया, हम सही बोल रहे, हम देहाती आदमी साझ बोल रहे, सरकारें कुछ नहीं करती, चाहे जो सरकार हो। सरकार का काम होता है सिर्फ टैक्स सुनना, सरकारें टैक्स वसूलती हैं। सरकारों से ये मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के पास है क्या? भाई जनता टैक्स वसूला, वही बांट रहे हैं, वही खिला रहे हैं। ये कभी किसी सरकार ने कहा ही नहीं कि हम जहाज लाए हैं कि साहब ये टैक्स लाए हैं, हमने पाइपलाइन लाए हैं कि भाई टैक्स लाए हैं। ये तो इंडिया को ज़्यादा लोग नहीं हैं। इनको भी एक क्वेश्चन खाली करना चाहिए कि जो जनता का पैसा टैक्स है कहाँ लगा रहे हैं, इनके पास है क्या? चाहे जो सरकार हो, हम किसी सरकार की नहीं करना चाहते हैं। घर भी तो बनते हैं टैक्स से भैया, ये घर नहीं जितना है सब टैक्स बन रहा। अगर ये परिवहन विभाग रोड बनाएंगे उसमें टैक्स लेंगे, RTO जाओ उसमें टैक्स लेंगे, दवा लाओ उसमें टैक्स है, जो चीज़ सब में टैक्स है। ये सब हवाई नेतागिरी नहीं करना चाहिए, जनता को सही बात करना चाहिए। ये विधायक सांसदों को सदन में कहना चाहिए कि हमने जो टैक्स वसूला है यहाँ पे प्रयोग किया है। ये बात नहीं कहते, हमने रोड बना दी है, हमने जहाज लाया है, हमने गल्ला बांट दिया है, किसी ने कहा पेंशन बांट दिया है। इनके पूछे डालने ने पैसा है? जितने नेता सुबह चलो उनको मंजूरी करो, उनको औकात मालूम मुझे किसान क्या होता है, इनको शाम को औकात मालूम जितने लेता है। चलो इस समय खाली धान कटवा दो, इनकी नानी याद आ जाएगी किसान क्या होता है। कह रहे किसान की जैसे धान कटवा दे इनकी नानी याद आ जाएगी। सही बात है। तो किसानों की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है, कैसे देखते हैं? नाजुक इसलिए है कि आदमी 25,000 23,000 रुपया पर बिगहा लगा करके अपनी फसल तैयार करता है और बाबा जी का साड़ जा करके रात में साफ कर देता है। कितने तो ऐसे पड़े हैं जो बीबी के पास सो नहीं पा रहे हैं, बीबी भाग रही है। जो नए लौंडे हैं वो अपना खेत रखाने के चक्कर में। तो किसान अब की बदला लेगा अपने वोटों से 2024 में? 100% लेगा, 100%।
लगता है क्या बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 100%। अब इससे पहले भी बदलाव की बात कही गई थी, 2014 से लेकर के 2019 की बात आई है, 2024 की बात आ रही है। क्या लगता है मशीनों से या किसी तरकीब से दूसरा मामला? एक चीज हमको बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2014 के पहले जितने प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कल्याण सिंह, अटल जी, जो था, जनता इतना प्रधानमंत्री को कभी किसी को चोर बताया है? जितना मोदी जी को कह रहे हैं कि चोर है, चोरी किए हैं, अडानी अंबानी के प्लेन में घूमते हैं, तो वीडियो देख रहे हैं ना। कभी 140 करोड़ जनता किसी प्रधानमंत्री को बता दीजिए ऐसे बोला था? वो तो कह रहे मैं चौकीदार हूँ, खाली चौकीदार हो तो प्रधानमंत्री के पद दूसरे को दियो, चौकीदारी करो, हमारे खेते चलो करो, खाली झोले में जो कुछ होगा देखा जाए। हाँ, तो 10,000 रुपये महीना दे, हमारे खेत रखा हुआ है अपने बाबा साढ़ वाले से। 15 रुपये हमारे महीना जो बात चली जाती है, साल कैसे दिखते सर? भैया हम सही बोले, हम देहाती आदमी हैं, नेतागिरी बात न करे चाहिए भैया। इस ईमा चुनाव होने वाला है, अभी 6 से 12 करैया हैं, किसान सम्मान निधि 2 लाख तक कर्जा माफ करैया है, सवेरे 15,000 चालान कटैया है। सरकार का काम है, इधर से इधर जुटे उधर काट दिन। ये भैया सरकार ने बातें न करो, इनके पास कुछ है नहीं। इनका सवेरे उठा दो, कदो 300 पर काम करो, देखो संजय का औकात हमारे गिरे पड़े 600 दवा इनकी हुई। इनको तो हमारे टैक्स खा रहे हैं, हमारे बुराई कर रहे हैं, हमारे पिल्ला ठोक रहे हैं, कोई बंद कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, कोई टैक्स काट रहे हैं, और स्टाम्प बढ़ा ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, कोई वकील के फीस बढ़े। किसान भैया चूतियाँ हमारे देश का पढ़ा लिखा काम है, वो ठगा जाती है। अच्छा रहा है, अब 12 करैया है, अब 2 लाख कर्जा माफ करके दें, सवेरे 15,000 चालान काट दिए हैं, बढ़िया लियो 6 12 ठगा जा रहा है 100%। अभी मैं बता रहा हूँ 140 करोड़ जनता अगर गलती से इनको रिपीट करवा दी तो ये जो 2.5 लाख दिए हैं इसका भी वसूली करेंगे। जिसके अभी घर के सामने पानी नहीं आ रहा है, 1,000 रुपये महीना पानी को वसूली करेंगे। अभी घर तक पानी पहुँचा रही है, जितनी कंपनियां हैं सब घोटाला कर ली है। आप गांव में जा करके सर्वे करिए, टोटी खाली लगा करके डंडा खड़ा है लेकिन पानी उसमें टपक नहीं रहा है, और उसका 1,000 रुपये महीना पड़ना चालू हो जाएगा। अगर 2024 में गलती से इनकी सरकार बन गई तो 1,000 रुपये महीना उसका टैक्स देगा आदमी पानी का, और उसके बाद जो 2.5 लाख रुपए 1,20,000 का मकान दिए हैं इसका भी वसूली चालू हो जाएगा। जो नहीं दे पाएगा दूसरे के नाम से जमीन भी जाएगी और उसका पैसा भी जाएगा। फिर बेरोजगारी तो हो ही रही थी, बेघर भी होंगे, बेघर भी, उनकी जमीन भी जाएगी। अगर ये 2 लाख 1,20,000 रुपया दिए हैं तो आदमी 4 लाख उसमें लगाया है, वो भी जाएगा। इसलिए इनकी सरकार बदलना बहुत जरूरी है। जनता की बात यही है, कह रहे सरकार बदलनी है, दूसरी सरकार लानी है। आगे के वक्त कैसा चलेगा, कैसे देखा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब ये बात समझ में जब ही आएगी जब 2000 का चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन आकर सीट को संभालता है, कौन किसानों की, नौजवानों की और जनता की बात करता है। मोहम्मद तला के साथ शेखुद्दीन खान।